कोरोना ने देश और दुनिया में कोहराम मचा रखा है। कोरोना का कोहराम अभी थमा ही नहीं कि अब फिर से ब्लैक फंगस आ धमकी है। ब्लैक फंगस क्या है, इसको लेकर के लोग आशंकित हैं, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आखिर क्या है ब्लैक फंगस, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है इटर्नल हॉस्पिटल के डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश लोढ़ा। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा लोगों के जहन में एक ही सवाल, ये ब्लैक फंगस क्या है। अभी तक लोग कोरोना को नहीं समझ पाए, कोरोना आखिर क्या है, कैसे फैल रहा है। हालांकि जागृति लाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना के बारे में अभी तक सरकारें बता नहीं पाई। डब्ल्यूएचओ की जो रिसर्च है वो पूरा क्लियर नहीं कर पाई कि आखिर क्या है, क्या इसका ट्रीटमेंट है। दवाई अभी तक पूरी नहीं आई है। लेकिन इसी बीच एक ब्लैक फंगस, नया नाम लोगों के बीच में आ गया है। क्या है ये ब्लैक फंगस, जानना चाहेंगे सर। देखिए, ब्लैक फंगस इसका एक आम भाषा का शब्द है जी, जबकि इसका जो साइंटिफिक नाम है वो म्यूकोरमाइकोसिस है। ये एक तरीके का, जैसे कि नाम से इंगित होता है, एक फंगस है या एक फफूंदी है। आमतौर पे ये सड़ी गली वनस्पति पे या ज़मीन में, रेत में, बहुत सारी चीज़ों में सामान्य रूप से रहती है। हमारे शरीर में भी कई बार ये सामान्य रूप से रहती है जी। लेकिन जब शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता जब हमारी कम हो जाती है, चाहे वो अनेकों कारणों से हो, जिसमें से प्रमुख कारण हैं डायबिटीज़, स्टीरॉइड्स की दवाएं लेना, या जिनको कैंसर होता है, या ट्रांसप्लांट के बाद, जैसे किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, लिवर ट्रांसप्लांट कराया है, या इम्यूनोसप्रेसिव्स, प्रतिरोधक क्षमता को सप्रेस करने की जब दवाएँ लेते हैं लोग, ये एक सारे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और इनमें जी, ये ब्लैक फंगस या कोई भी दूसरा इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क अधिक हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस को कैसे पहचाना जा सकता है, क्या लक्षण है, और क्या ये कोरोना के रोगियों में ही पाई जाती है या फिर सामान्य जो भी जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उनको भी ब्लैक फंगस उनमें भी पाई जा सकती है? जी हाँ, ये ब्लैक फंगस केवल कोरोना की वजह से आज हम इसको नहीं पहचान रहे हैं। ये बरसों से वातावरण में मौजूद है। इसके अस्पतालों में मरीज आमतौर पे बहुत कम आया करते थे पहले, लेकिन कोरोना की वजह से इतना मास स्केल पे, जहाँ पर लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो रही है अनेकों कारणों से, कोरोना अपने आप में ही इम्यूनिटी को कम करता है और फिर उसके साथ ली जाने वाली दवाएं जैसे स्टीरॉइड्स, ये सब इम्यूनिटी को कम करते हैं। और इस वजह से इस तरह की फंगस, जब उसको उचित वातावरण मिलता है, इस फंगस के लिए सबसे महत्वपूर्ण वातावरण की जो चीज़ है वो है हाई शुगर। जी, अगर शरीर की रक्त ग्लूकोज या शुगर ज़्यादा है तो इस फंगस को पनपने में मदद मिलती है। और कोरोना में ये सारा बैकग्राउंड उसको मिलता है, उसको इम्यूनिटी भी कम मिलती है, उसको पनपने के लिए फंगस शुगर भी ज़्यादा मिलती है। जी। और अगर शुगर के कॉम्प्लिकेशंस हैं, किसी को पहले से ही, मान लीजिए किसी को कीटोएसिडोसिस जो कि एक शुगर का कॉम्प्लिकेशन होता है, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड मरीजों में ब्लैक फंगस का रिस्क और अधिक होता है। कोरोना काल से पहले ये फंगस हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ही ज़्यादा देखने को मिलती थी जी। और ख़ास तौर से उनमें जिनमें कीटोएसिडोसिस का खतरा होता था। जनरली आईसीयू में कीटोएसिडोसिस के पेशेंट्स होते हैं और इनमें ये फंगस देखने को मिलती थी। और अब क्योंकि बहुतायत में ऐसे केस आ रहे हैं तो ये काफ़ी नाम प्रचलित हो रहा है और सभी लोग इससे भयावह हैं। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से कोरोना इम्यून सिस्टम को बिल्कुल एक तरीके से तोड़ देता है, कमजोर कर देता है, और अब ब्लैक फंगस का अटैक अगर उसके अंदर होता है तो क्या कोड में खाद जैसा काम करने का ये ब्लैक फंगस काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी कोरोना में मृत्यु होने का रिस्क होता है और कोरोना के साथ अगर डायबिटीज़ है और ब्लैक फंगस हो गया तो मृत्यु होने के चांस कई गुना अधिक हो जाते हैं। जी। और लक्षण की जो बात हम करें तो इसके सबसे शुरुआती लक्षणों में सिर में दर्द होना, आँखों के चारों तरफ दर्द होना, और अगर नाक के रास्ते में ये संक्रमण हो रहा है जी। तो नाक में पानी आना, खासतौर से काला पानी नाक से निकलना, जी। नाक में सूजन आना, और शरीर में बुखार आना, एकदम थकान, कमजोरी हो जाना। और जब एडवांस होने लगता है तो फिर आँखों में और नाक के आसपास का जो एरिया है फेस का, वहाँ पर कालापन आने लगता है, फेस पे दर्द होने लगता है, तेज बुखार आने लगता है, और कई बार आँख की रोशनी चली जाती है। ये बहुत एडवांस स्टेज पे होता है। और अगर ये आँख और नाक के रास्ते अगर ब्रेन में पहुँच जाता है, जो कि इसके अधिक निकट होता है, तो ऐसी स्थिति में फिर ये ब्रेन के हिस्से को प्रभावित करता है और फिर ब्रेन के अंदर जो खून की नलियाँ होती है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है और आम तौर पे अगर इसका
समय पे इलाज न शुरू हो तो मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होती है। बॉडी का जो पार्ट है, कौन से पार्ट पे ज्यादा अटैक इसका जो देखने को मिलता है, साइड इफेक्ट जो होता है बॉडी पे, कहाँ कई लोगों की आंखें निकालने की नौबत आती है, तो ऐसा क्या इतना भयंकर तरीके से ये प्रभावित करता है शरीर को ब्लैक फंगस? जी हाँ, सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करता है नाक के साइनसेस, नेज़ल साइनसेस जिन्हें हम कहते हैं, और उसके बाद लंग्स में भी ये हो सकता है, इंटेस्टाइन्स में भी हो सकता है जी। और लेकिन क्योंकि जो सबसे भयावह स्थिति होती है जब ये ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन में पहुंचने का रास्ता नाक के द्वारा ही होता है। ये नाक के साइनसेस, नाक से जब हम सांस लेते हैं तो इसके जो कण होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं इस फंगस के, वो नाक के द्वारा हमारे साइनसेस में चले जाते हैं, नेज़ल साइनसेस में, और वहाँ पर फिर वो पनपते हैं जी। उचित वातावरण में। और उचित वातावरण जैसा हम कह रहे थे, उचित वातावरण है होस्ट की इम्यूनिटी, मरीज की इम्यूनिटी कम होना और साथ में ब्लड शुगर अधिक होना। और ऐसे वातावरण में जब ये फंगस पनपती है तो ये बड़ी तेज़ी से फैलती है और फिर ये नाक के रास्ते आँख में और मस्तिष्क में खून की नलियों के सहारे पहुंच जाती है। जी। डॉक्टर साहब, कोरोना के उपचार में स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को बचाने की जद्दोजहद चिकित्सा महकमे की तरफ से की जा रही है। हालांकि कोरोना का कोई ऐसा जिसे कह सकते हैं कि इलाज अभी तक प्रॉपर आया नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेरॉइड देकर के लोगों की जान बचाने का काम किया जा रहा है। तो क्या स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट बॉडी में देखने को मिलते हैं? क्या स्टेरॉइड का अधिक इस्तेमाल करने से या हर पेशेंट पे इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ होने का खतरा बनता है? जी हाँ, स्टीरॉयड एक दुधारी तलवार है जी। स्टीरॉयड बहुत ही आवश्यक है, बहुत अनेकों बीमारियों में इसका प्रयोग होता है और ये एक लाइफ सेविंग ड्रग की कैटेगरी में आती है। जी। तो कोरोना में जो माइल्ड केसेस होते हैं उनमें स्टीरॉयड्स की बहुत प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन मॉडरेट या सीवियर केसेस में ये एक लाइफ सेविंग ड्रग की तरह काम करते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये दवाई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स हो तब भी ये दवाई कई बार प्रयोग में ली जाती है क्योंकि जान बचाना आवश्यक है। जी। तो स्टीरॉयड्स के जब प्रयोग करते हैं तो जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, मान लीजिए कोई नॉर्मल आदमी है, सामान्य, जिसको कोरोना हो गया जी। और उसको स्टीरॉयड्स की आवश्यकता है और उसको स्टीरॉयड्स दिए जा रहे हैं, तो उस दौरान ये सावधानी रखी जाती है कि भाई इनकी शुगर बढ़ने की संभावना है, क्योंकि स्टीरॉयड्स का एक नेचुरल जो साइड इफ़ेक्ट है और बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है शुगर बढ़ाना। जी। तो शुगर कई गुना शरीर में बढ़ जाती है, तो जिनकी डायबिटीज़ नहीं होती है उनकी डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है पहली बार, और जो ऑलरेडी पहले से डायबिटीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं और जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनका शुगर बेकाबू हो जाता है, उन दवाओं से कंट्रोल नहीं होता है। और ऐसे पेशेंट्स को, ज़्यादातर पेशेंट्स को कोरोना काल में, क्योंकि शुगर इनकी 400, 500, 600, 800 तक पहुंचती है, जो कि सामान्य इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं से काबू नहीं आती है, और ऐसी स्थिति में इंसुलिन दिया जाता है और इंसुलिन बहुत आवश्यक है। इंसुलिन कई टुकड़ों में दिया जाता है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी देते हैं, साथ में लॉन्ग एक्टिंग या लंबे समय तक काम करने वाले इंसुलिन देते हैं, और इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि शुगर सामान्य रहे, क्योंकि अगर कोरोना के इलाज के दौरान शुगर सामान्य नहीं रहेगी तो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस अधिक होंगे जी। रिकवरी स्लो हो जाएगी, कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है जिससे मृत्यु दर बढ़ सकती है, और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। जी। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि कोरोना की जंग व्यक्ति ने जीत ली है, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट उसकी आ गई है, लेकिन आगे चल करके 2, 5, 10 दिन में, महीने भर बाद में उसमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। या तो हार्ट अटैक आता है और वो दुनिया से चला जाता है, या किसी व्यक्ति की डायबिटीज बढ़ जाती है, अचानक से वो नॉन डायबिटिक होता है, लेकिन बाद में जब जांच कराता है पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव था। 15-20 दिन उसने ट्रीटमेंट लिया, इलाज कराया, ठीक हो गया, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, लेकिन अब नई बीमारी कैरी करने लग गया वो। तो ऐसे में क्या एक असमंजस की स्थिति, क्या करना चाहिए एक पेशेंट्स को और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी हाँ, सबसे पहले आप कोरोना का ठीक से आपने ट्रीटमेंट करवाना वो तो आवश्यक है ही। अगर स्टीरॉयड आवश्यक है तो स्टीरॉयड का प्रयोग करना है। केवल हम इस वजह से कि स्टीरॉयड्स के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, शुगर बढ़ जाएगी, स्टीरॉयड न लें, तो वो भी उचित नहीं है, क्योंकि जब जिस चीज़ की आवश्यकता है तो वो लेनी ही पड़ेगी जान बचाने के लिए। कोरोना से जब ठीक हो गए हैं तब भी आपको शुगर पे नियंत्रण रखना आवश्यक है और शुगर चेक करना ज़रूरी है। मान लीजिए स्टीरॉयड हटा दिए, लेकिन उसके बाद भी अगर शुगर बढ़ी रह रही है तो 4 से 6 सप्ताह तक और इंतजार करना होता है। कई बार स्टीरॉयड का इफ़ेक्ट कुछ हफ्तों तक रहता है, और ज़्यादातर लोगों में जिनको पहले डायबिटीज़ नहीं होती है उनमें स्टीरॉयड बंद करने के बाद डायबिटीज़ का लेवल नॉर्मल आ जाता है, शुगर सामान्य हो जाती है। जी। कुछ लोगों में ये परमानेंट डायबिटीज़
को भी जन्म देता है। और ऐसे लोगों को इसलिए 1-1.5 महीने तक शुगर चेक करते रहना चाहिए, तब पता लग जाता है कि डायबिटीज़ अब परमानेंट हो चुकी है, तो फिर उनको डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज जो भी होता है लंबे समय तक, जो कि जीवन भर पर्यंत चलता है ज़्यादातर लोगों में, वो इलाज लेना चाहिए। कोरोना के जो लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कि आप बता रहे थे, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसी तरीके से न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मस्तिष्क पे, मेमोरी पे, इन सभी पे प्रभाव होता है। इसके अलावा एक नई चीज़ जो आजकल उभर के आ रही है कोरोना के पेशेंट्स में, थायराइड की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। जी, थायरोटॉक्सिकोसिस या थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और थायराइड हार्मोन्स तेज़ी से बाहर रिलीज़ होते हैं। इस वजह से कई बार लगता है कि पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, जबकि ये कोरोना का दुष्प्रभाव ही होता है और आमतौर पे ये 1.5-2 महीने में स्वतः ही ख़त्म हो जाता है। क्या डॉक्टर साहब ये जो कोरोना है उसी का साइड इफेक्ट माने इसे, या फिर जो ट्रीटमेंट में हैवी डोज काम में ली जाती है वो बॉडी उसको सहन नहीं कर पाती है तो उसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं, या फिर केवल ये कोरोना नेगेटिव आ गया लेकिन उसके बावजूद भी ये जितने भी कार्डियक जो आपने प्रॉब्लम बताई, या फिर डायबिटिक पेशेंट वो हो जाता है, डायबिटीज उसकी बढ़ जाती है, या फिर आपने बताया थायराइड की प्रॉब्लम आती है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं तो क्या केवल कोरोना वायरस ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, या फिर जो मेडिसिन का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, प्रॉपर दवाई नहीं है, हर हॉस्पिटल में अपना अपना फॉर्मूला वहां पर काम में लिया जा रहा है, कहीं पर जो इंजेक्शन है वो काम में लिए जा रहे हैं, कहीं पर दवाइयों से काम चलाया जा रहा है, कहीं पर ऑक्सीजन पे उन्हें रखा जा रहा है, तो ऐसे में क्या इलाज जो किया जा रहा है वो उसके लिए जिम्मेदार माने, या फिर कोरोना वायरस को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए? एक्चुअली दोनों ही चीज़ें जिम्मेदार हैं। कोरोना, कई बार सिर्फ कोरोना की वजह से ही डायबिटीज़ हो जाती है, थायराइड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, शरीर में कैल्शियम के लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना के साथ हम एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे रेमडेसिविर है या दूसरे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। टॉसिजुलिमैब एक दवाई है, उसका भी इस्तेमाल होता है। स्टीरॉइड्स जो कि बहुतायत में और खूब लोगों में इस्तेमाल होते हैं, कई बार लंबे समय तक भी चलते हैं। तो इन सभी के ये एक मिला जुला दुष्प्रभाव हैं। जी जी सर, ब्लैक फंगस के संक्रमण से बचने के लिए आम आदमी को क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस उसको रखने चाहिए, आपकी तरफ से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को, जिससे कि वो बच सकें, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप रख सकें, कोरोना से भी बच सकें, और अगर हो भी जाता है तो ऐसी सीरियस पोजीशन में वो नहीं जाए? देखिए, इम्यूनिटी आपको अपनी बढ़ाने के लिए कोई भी जादुई उपाय नहीं है, और इम्यूनिटी 1-2 दिन में नहीं बढ़ती है कभी भी, या कोई गोली कैप्सूल खाने से इम्यूनिटी कभी नहीं बढ़ती है। इम्यूनिटी एक सतत प्रक्रिया है जो कि आपकी वर्षों की जो मेहनत होती है उसका नतीजा होता है। तो कोरोना काल में हम इम्यूनिटी तुरंत तो बढ़ा नहीं सकते, तो हम ये कर सकते हैं कि इसके दुष्प्रभावों से या दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचने के लिए जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जो भी हमें डॉक्टर दे रहे हैं वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और जो साधारण जो उपाय हैं कि मास्क लगाना है, दूरी रखनी है, वो तो सब करना ही है। इसके अलावा पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है कोरोना से रिकवरी के लिए। हाई प्रोटीन डाइट खास तौर से भारतीयों में, क्योंकि हमारे भोजन में प्रोटीन कम होता है जी, ज़्यादातर वेजिटेरियंस के लिए, और नॉन वेज जो खाते हैं उनके भी प्रोटीन में, शरीर में प्रोटीन इतना नहीं पहुंचता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अच्छी मात्रा में प्रोटीन रिच डाइट लें। प्रोटीन हमें मिल सकता है दाल, राजमा, सोयाबीन, पनीर, एग, और जो नॉन वेज खाते हैं तो मीट या चिकन से प्रोटीन मिलता है। जी, इस प्रोटीन से रिकवरी में सहायता मिलती है। दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी हम ले सकते हैं, इनमें भी प्रोटीन बहुत होता है। इसके अलावा पानी खूब पीना है, रेस्ट करना है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है रिकवरी के लिए, और पॉजिटिव या सकारात्मक सोच, जी, ये भी बहुत आवश्यक है इस तरह की बीमारियों से उबरने के लिए। जी, और जिन लोगों को डायबिटीज़ है और ब्लैक फंगस होने का रिस्क उनमें क्योंकि ज़्यादा है, तो डायबिटीज़ का नियंत्रण कोशिश करके, चाहे वो गोली से हो, इंसुलिन से हो, डाइट कंट्रोल करके, किसी भी तरीके से डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल ज़रूर करें। जी बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आपने जानकारी साझा की। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आपके द्वारा दी गई जानकारी काम आएगी। ब्लैक फंगस के भय में जी रहे लोगों को राहत मिलेगी। कोरोना से बचने के लिए आपकी सलाह लोगों के काम आएगी। बुलेटिन